वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत एसटी आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे और उसकी आंसर की और सोल्यूशन को देखेंगे। यह हेल्पफुल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 4 अक्टूबर 2020 को प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और अपने आंसर्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहते हैं सोल्यूशन के माध्यम से। और यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है जो अभी अपनी तैयारी में बिगिनर हैं और आगामी भविष्य में अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को करना चाहते हैं व्यवस्थित तरीके से। तो वह क्वेश्चन के पैटर्न को समझ सकते हैं और उसके सोल्यूशन के माध्यम से एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ फेमस प्लेसेस दिया हुआ है और एक तरफ प्रेजेंट स्टेट दिया हुआ है। तो भीलसा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले तो भीलसा मध्य प्रदेश में बिरसा के नाम से जाना जाता है। 1956 से पूर्व 1956 में जब राज्य पुनर्गठन हुआ था मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन से पहले इसको किस नाम से जाना जाता? भीलसा नाम से जाना जाता था। भीलसा और एरण नाम है वर्तमान में सागर जिले में। तो भीलसा और एरण से रामगुप्त के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर एक तरफ सिंह और दूसरी तरफ ड्रोन बना हुआ है। अब रामगुप्त की जो पर्सनैलिटी है वह भी विवादास्पद है, अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन संस्कृत नाटक जो देवी चंद्र गुप्तम है उसके अनुसार रामगुप्त गुप्त वंश का शासक था। आपको पता होगा कि हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ भी कहां से, बेसनगर को भी बिरसा नाम से जाना जाता था। बिरसा का प्राचीन नाम बेसनगर था और हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ यहीं से संबंधित है। अब बात आती है दूसरा पेयर द्वार समुद्र। द्वार समुद्र के द्वार समुद्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि द्वार समुद्र की स्थापना 12वीं सदी में होयसल राजवंश ने की थी। ओके, होयसल स्थापत्य कला का भी अपने आप में एक अच्छा उदाहरण माना जाता है और वर्तमान में इसका नाम क्या है? हलेबीडु है और कर्नाटक के हसन जिले में एक टाउन के रूप में स्थापित है। हसन जिले में एक टाउन है द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र महाराष्ट्र से संबंधित नहीं बल्कि कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? इसलिए दूसरा वाला पेयर गलत हो जाएगा। तीसरे वाले पेयर की बात करें, गिरनगर, याद कीजिए गिरनार अभिलेख को, गिरनगर को गिरनार भी कहते हैं और गुजरात में स्थित है। गिरनार अभिलेख के कारण इसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व दिखाई देता है। गिरनार अभिलेख में क्या उल्लेख है कि जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील थी उसके निर्माण का उल्लेख मिलता है और इसको मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था और रुद्रदामन के शासनकाल में इसकी मरम्मत भी करवाई गई थी। ओके दोस्तों, तो गिरनार अभिलेख चीज क्लियर हो गई। गिरनार कहां पर है? गुजरात में। इसके अलावा अगर थानेश्वर की बात करें तो थानेश्वर के दो बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जिसे स्थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। थानेश्वर पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जैसे महत्वपूर्ण शासकों ने शासन किया था। वर्तमान में कहां पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक टाउन है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? भीलसा मध्य प्रदेश में सही है, गिरनगर गुजरात में ये भी सही है, द्वार समुद्र कर्नाटक में और थानेश्वर हरियाणा में। इसलिए सही पेयर कौन से हो जाएंगे? 1 और 3। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। आंसर हो जाएगा 1 और 3। सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा गया है, सही सुमेलित पूछा गया है, करेक्टली मैच पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्लियर हो गया होगा दोस्तों इसको? आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 ये आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात है? घंटाशाला, कदूरा एंड चौल वर वेल नोन एज, किसके लिए फेमस थे? ये इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह या पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। कैसे आंसर होगा दोस्तों उसका भी बता देता हूं। प्राचीन भारत में पश्चिमी तट पर कुछ बंदरगाह थे, जैसे इंडस डेल्टा पर पटाला, भरूच, चौल, कल्याण, केम्बे, सोपारा जैसे कई और भी बंदरगाह थे। ओके दोस्तों, इसके अलावा पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर प्रमुख रूप से ताम्रलिप्ति, नाम सुना ही होगा आपने, प्राचीन भारत जब पढ़ा होगा तो ताम्रलिप्ति, घंटाशाला और कदूरा, घंटाशाला, कदूरा और चौल क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। तो घंटाशाला, कदूरा तथा चौल गुप्त राजवंश में क्या थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों के लिए विख्यात थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। आंसर क्या हो जाएगा? ए। घंटाशाला, कदूरा तथा चौल क्या थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे।
तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परिव्राजक। परिव्राजक क्या थे? सोचिए दोस्तों, याद कीजिए परिव्राजक क्या थे। परिव्राजक के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। परिव्राजक जो थे वो परित्यागी या भ्रमणकारी थे। वह क्या करते थे? परिव्राजक सत्य की खोज के लिए समर्पित रहते थे। वह एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे और एक गांव से दूसरे गांव, एक वन से दूसरे वन में घूमते रहते थे अक्सर, और इसलिए इनको क्या कहते थे? भिक्षु कहते देते थे, परिव्राजक नाम से संबोधित कर दिए जाते थे। वैदिक काल से यह शब्द अपने आप में प्रयोग किया जाने लगा था और 6वीं सदी आते आते तक धार्मिक आंदोलनों के समय एक शब्द प्रचलित था। जैन धर्म के प्रचलन के समय यह गैर जैन भिक्षु होते थे, जो जैन भिक्षु नहीं होते थे, गैर जैन होते थे, उनको परिव्राजक कहते थे। ओके दोस्तों, अब श्रमण की बात करें तो श्रमण परंपरा आपने सुनाई होगा। श्रमण परंपरा आपने सुनाई होगा। जो जब बौद्ध और जैन आंदोलनों का उदय हुआ तो उस समय पर इस श्रमण परंपरा से प्रभावित थे। श्रमण परंपरा क्या थी? गैर वैदिक परंपरा थी। इस परंपरा ने भारत में जैन और बौद्ध आंदोलनों के उदय को क्या किया? प्रमोट किया। श्रमण परंपरा के अंतर्गत क्या था? श्रमण परंपरा का मानना था कि संसार दुख से भरा हुआ है और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अहिंसा और तपस्वी जीवन को काफी महत्व दिया था। और क्वेश्चन पेपर में क्या दिया हुआ है? श्रमण का उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे, बल्कि परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी थे। और श्रमण क्या थे? श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे। श्रमण कौन थे? श्रमण जो थे वह एक तरह से जो थे अहिंसा और तपस्वी जीवन को महत्व देते थे और क्या करते थे? गैर वैदिक परंपरा थी। इस परंपरा ने भारत में जैन और बौद्ध दोनों आंदोलनों को प्रोत्साहित किया था। मानना था इनका क्या मानना था? संसार दुखपूर्ण है। तो श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं थे, तो इसलिए दूसरा वाला पेयर हो गया गलत। पहला वाला पेयर हो गया सही, दूसरा पेयर हो गया गलत। अब तीसरा देखिए, उपासक। उपासक कौन होते थे? देखिए दोस्तों, उपासक में जो है, उपासक की अगर बात करें तो दो तरह के अनुयायी होते थे। महात्मा बुद्ध के दो तरह के अनुयायी होते थे। एक तो जो मठों में रहते थे और इसके अलावा जो मठों में नहीं रहते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। तो जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और मठों में नहीं रहते थे, तो वह कौन थे? वह बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी थे और साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन कुछ शपथ भी लेते थे। कुछ शपथ लेते थे, उनको क्या कह दिया जाता था? उपासक कह दिया जाता था। उपासक गौतम बुद्ध के गैर मठ में रहने वाले अनुयायी होते थे और गृहस्थ जीवन यह व्यतीत करते थे, लेकिन कुछ शपथ लेते थे कि कौन सा किस तरह के कार्य करेंगे, किस तरह के कार्य नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी था। तो पहला वाला सही है, तीसरा वाला सही है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला और 3, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परामिता, परामिता या पारमिता? परामिता क्या थी? परामिता एक बौद्ध धर्म में एक शब्दावली है और बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों की उच्च स्थिति को परामिता कहा गया है। जो कुछ गुण है या फिर परिपूर्णता है उसको परामिता कहा जाता था। और बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता को प्राप्त करने के लिए होता था और कर्मों को पवित्र इत्यादि करने के लिए ये सब यूज होता था। और ये एक तरह से अधिक परिपूर्णताएं थी जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ। बोधिसत्व कैसे प्रशस्त हुआ? क्योंकि इसमें एक तरह से बात की जाती थी कुछ गुणों की उच्च स्थिति को। तो बोधिसत्व में उच्च गुण होते थे और वह बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति होते थे जो अन्य लोगों के समस्याएं और कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे और अपना जीवन उस तरह से व्यतीत करते थे और दूसरे लोगों के कष्टों को दूर कर देते थे। ओके दोस्तों, तो बोधिसत्व क्या थी? बोधिसत्व के अंतर्गत सॉरी परिपूर्णताएं, परामिता जो थी, परामिता परिपूर्णताएं थी जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ओके दोस्तों, क्लियर है? आंसर हो जाएगा इसका सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड, किसके अराउंड रिवॉल्व होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर रुक्माबाई थी वह भारत की शुरुआती महिला चिकित्सकों में से एक थी। उनका विवाह एक्चुअली क्या हुआ था, इसके पीछे एक स्टोरी थी रखमाबाई मुकदमे के पीछे
कि उनका विवाह बचपन से ही कर दिया गया था और बड़े होने पर उन्होंने विवाह से को मानने से इनकार कर दिया था। फिर लंबे जो अदालती केसों के बाद केस हार गई तो उन्होंने क्या किया, महारानी विक्टोरिया को लिख दिया लेटर, पत्र लिख दिया और उन्होंने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि विक्टोरिया ने अदालत के निर्णय को पलट दिया था और उनके विवाह को भंग कर दिया था। इसके कारण ही 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहमति आयु अधिनियम पारित कर दिया गया था और इसने ब्रिटिश भारत में सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। इस तरह 1884 का जो रुकमाबाई मुकदमा है वह सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से संबंधित था। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। महिलाओं को शिक्षा के संबंध में इसकी कोई बात नहीं थी क्योंकि जो केस वगैरह लड़े गए थे वह सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों से संबंधित था। तो रुकमाबाई मुकदमा 1884 का। ओके दोस्तों, क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ दोस्तों, सोचिए विचार कीजिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ था, कृत्रिम डाई की खोज हो गई थी। तो कृत्रिम डाई की खोज के कारण विश्व बाजार में प्राकृतिक जो नील थी वह अलाभकारी हो गई, नॉन प्रॉफिटेबल हो गई और 20वीं सदी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास एक तरह से कमी देखी गई, काफी कमी देखी गई एक तरह से। तो 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ, कृत्रिम डाई की खोज हो गई थी और 20वीं सदी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास होना प्रारंभ हो गया था क्योंकि यह नॉन प्रॉफिटेबल हो गई थी, कोई इसमें लाभ रह नहीं गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, आंसर हो जाएगा इसका बी। विश्व बाजार में यह अलाभकारी हो गई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। बेलेजली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज he was asked by the board of directors at London to do so। ऐसा था क्या, ये तो गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है मैं आपको बताना चाहूंगा। फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज था, आपको पता ही होगा कि इसकी स्थापना 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि प्राचीन भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए और इसके माध्यम से क्या होगा, ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति की समझ विकसित हो सकेगी और इससे क्या होगा, वह भारत में रहकर प्रभावी रूप से कार्य कर सकेंगे, भारतीयों की संस्कृति को समझ सकेंगे, उसके अनुसार रेस्पॉन्ड कर सकेंगे और वह ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य कर पाएंगे। एक कहां पे था, कलकत्ता में था जो फोर्ट विलियम कॉलेज था। और दोस्तों अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। तो ऐसा इसका उद्देश्य नहीं था कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, ये भी गलत है और बी भी गलत है। इसका आंसर आप देखिए सी देखिए, वह विलियम कैरी, ही वांटेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड हिज एसोसिएट विद एम्प्लॉयमेंट। मतलब कॉलेज खोल के क्या रोजगार प्रदान करना चाहता था विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को। तो ये तो गलत हो जाएगा स्पष्ट रूप से। आप एलिमिनेशन के आधार पर इसको गलत कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से गलत लग रहा है। और इसके अलावा डी ऑप्शन की अगर बात करें तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रतिष्ठित करना चाहता था, ये अपने आप में सही दिखाई देता है, ये अपने आप में सही है। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे विलियम कैरी की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ विलियम कैरी कौन थे। विलियम कैरी ब्रिटिश ईसाई मिशनरी थे और विलियम कैरी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए रहे 1801 से लेकर 1831 तक और उन्होंने बंगाली ग्रामर और शब्दकोश तथा कई जैसे पुस्तकें थी, हिंदू ग्रंथ थे जैसे रामायण इत्यादि का अंग्रेजी अनुवाद किया था। इस कॉलेज का उद्देश्य क्या था, विलियम कैरी या अन्य किसी ब्रिटिश नागरिकों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि जो ब्रिटिश जो राजकुमार थे और ब्रिटिश नागरिक थे उनको भारत में प्रशासन हेतु प्रतिष्ठित करना था। ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रतिष्ठित करना था। आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको जो जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर की बात आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आ गई है, तो मैं यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स कलकत्ता में ट्रेनिंग के पक्ष में कभी नहीं थे और इसमें धन की कमी एक बाधा थी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ है, ये भी गलत है। ओके दोस्तों, बाद में इसका क्या हुआ था, बाद में हेलीबरी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। कब, 1807 में। बाद में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज को 1854 के लगभग आते आते औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी आंसर डी।
ओके दोस्तों, 7 का डी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव में किस घटना से का विवरण था, किस घटना से संबंधित था? सोचिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा उलगुलान अथवा महान उपद्रव के बारे में अगर बात करूं तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 तक मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे उलगुलान अथवा महान उपद्रव या महान हलचल कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा डी। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी। 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से ये उलगुलान या महान उपद्रव कहा जाता है। ओके दोस्तों, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। प्राचीन भारत के विद्वानों इतिहासकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, क्या ये सही है? सोचिए, विचार कीजिए। पहले मैं आपको पाणिनि के बारे में बता देता हूँ, समझ जाएंगे अच्छे से। पाणिनि क्या थे? पाणिनि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंद वंश के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे। पाणिनि क्या थे? जो पाणिनि थे, पाणिनि नंद वंश के समकालीन थे। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी लिखी थी। और पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग से पुरोहित थे। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं। ओके दोस्तों, पाणिनि का ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, उसमें तत्कालीन जो भारतीय समाज था उसका भी चित्रण मिल जाता है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। और पतंजलि क्या थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि पाणिनि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पाणिनि ने क्या कराया था? अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो पाणिनि क्या थे? पाणिनि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा नंदवंश के समकालीन थे। पाणिनि क्या थे? नंदवंश के समकालीन थे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सोचिए, विचार कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका सही पूछा है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, बल्कि पतंजलि संबंधित थे, ठीक है ना। पाणिनि पतंजलि एक दो बार एक्सचेंज हो गया होगा आपस में जो है जल्दी जल्दी बोलते हुए। तो पाणिनि जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, बल्कि नंद वंश के समकालीन थे। और अब देखें, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे। क्या अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। आपको पढ़ाई होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य कई नवरत्न थे, जैसे धन्वंतरी थे, हर्षण थे, कालिदास, शपनक, शंकु, रामेर, इस तरह से और भी कई थे, नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे कौन कौन से थे नवरत्न? जो धन्वंतरी, हर्षण, कालिदास, छपड़क, शंकु, 12 मेर भी थे, 12 मेर थे, बर्रुचि थे, बेताल भट्ट थे, इस तरह से कई इसमें नवरत्न थे। नौ नवरत्न थे, अमर सिंह भी उसमें थे, एक थे। इसके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। तो इस तरह से पहला और दूसरा तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित मैंने आपको बताया, अभी कालिदास इसके नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। और कालिदास के जो नाटक थे वह कौन कौन से नाटक थे? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कौन से थे? विक्रमोर्वशीयम। और उसके अलावा उन्होंने कुछ एक महाकाव्य कुमार संभव महाकाव्य भी लिखा। इसके अलावा कुछ खंड काव्य भी लिखे, जैसे खंड काव्य कौन कौन से थे? मेघदूतम और ऋतु संगारम। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तो केवल 3 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं थे, पतंजलि थे, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित नहीं थे, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? नवरत्न थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, ये तो इससे संबंधित हो ही जाएंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। 9 का हो जाएगा सी दोस्तों। ओके, क्लियर है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष अधिकारी था क्या दोस्तों? सोचिए, औरंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि औरंग राजकोष का अधिकारी नहीं होता था। औरंग क्या होता था? औरंग भंडारगृह के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक तरह से फारसी शब्द था। यही एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर माल बेचने से पहले क्या होता था, जैसे स्टोर रूम टाइप से बना लेते हैं भंडारगृह, तो भंडारगृह होता था और गोदाम टाइप से होता था। यहाँ पर क्या होता था? माल बेचने से पहले क्या होता था? यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता था। यह सब एक तरह से वर्कशॉप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। आपको एनसीईआरटी में ये आपको
इसका उल्लेख मिल जाएगा। एनसीईआरटी में बॉक्स बना के ये सारी चीज दी गई है, वहीं से मैंने ये पढ़ा था। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा औरंग राजकोष का प्रभारी नहीं था, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, औरंग वाला ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, तो ये किस किस में, ये और डी तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दो सही है नहीं है। बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बेनियन क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट होते थे, और बेनियन बंगाल में यूरोपीय व्यापारियों के लिए, यूरोपीय जो व्यापारी होते थे ना, उनके लिए मीडिएटर मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे। 18वीं सदी में उनका काफी अधिक प्रभाव था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका प्रभाव काफी कम होता गया। तो बेनियन क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, तो दूसरा सही हो गया। तीसरे की बात करें मिरासदार, तो मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो मिरासदार क्या होता था, मिरासदार के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिरासदार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली के तहत क्या होता था, सरकार ने मिरासदारों को जमीन की एकमात्र स्वामी के रूप में मान्यता दे दी थी, और जोतदारों के अधिकारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। जो टीनेंट्स होते थे ना, जोतदार होते थे, उनके अधिकारों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार क्या थे, मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता होता था। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3, आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर है, इसका हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ की अगर बात करें तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब ये सही है या गलत है, सोचिए। तो पहले मैं आपको स्थावरवादी के बारे में बता देता हूँ। स्थावरवादी जो ब्रांच थी वह द्वितीय बौद्ध संगीति के समय क्या हुआ था कि जो महासंघिक थे वह मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक महासंघिकों से अलग हो गए थे स्थावरवादी। ठीक है, तो महायान से संबंधित नहीं बल्कि यह हीनयान से संबंधित थी स्थावरवादी शाखा। आगे चलकर महासंघिक भिक्षुई जो थे महायान तथा स्थावरवादी हीनयान या थीरवाद कहलाए। ओके दोस्तों, इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो होगा, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। क्या शाखा थी दोस्तों, सही बात है कि इसकी एक शाखा थी। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की ये एक शाखा थी। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासंघिक क्या थे। महासंघिकों द्वारा बुद्ध को एक अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया था और ईश्वर के समक्ष इनको रखा गया था। इस प्रकार महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण जो लिखा हुआ है, एक तरह से महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ था, 19वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ था कि भारत पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, और इसके कारण क्या था, दस्तकारी उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए थे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। आसान है, कर सकते हैं इसको, रिवीजन की कोई बात ही नहीं है। और भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, ये सही नहीं है। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो इस तरह से इसका इम्पैक्ट के बारे में ये सही नहीं है। और ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, तो इस तरह से ये भी सही नहीं है। तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, खत्म हो गए, चरमरा गए, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जैसे राजा भोज के अधीन प्रत्यारों को महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, पहले राजा भोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजा भोज प्रत्यारों का जो दोस्तों उदय हुआ था वह हर्षवर्धन के साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। आप जानते होंगे प्रत्यारों का उदय हर्षवर्धन के साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। और मेहर भोज का शासनकाल लगभग कब से था, मेहर भोज कब से कब तक ड्यूरेशन था मेहर भोज का, 836 से लेके 885 सी तक उसका
था वो, ठीक है ना। 836 से 885 ईस्वी में इसका जो एक तरह से उदय हुआ था। और उसके उत्तराधिकारी महेंद्रपाल वर्मन, जो महेंद्रपाल थे, महेंद्रपाल वन के शासन के अंतर्गत प्रतिहार साम्राज्य का क्या हुआ था, काफी समृद्धि देखने को मिली और शक्ति के मामले में काफी उच्च स्तर तक पहुंच गया था। तो इस तरह से राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय मेरे भोज के अंतर्गत, तो एक तरह से राजा भोज के, मेर भोज नाम था, राजा भोज का पूरा नाम क्या था, मेर भोज के अंतर्गत मेर भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, ये सही है। दूसरा देखिए महेंद्र वर्मन की बात करूं तो महेंद्र वर्मन क्या थे, पल्लव थे, पल्लव महेंद्र वर्मन थे। तो उनके शासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो शक्ति बन गए थे वह, और नरसिंह वर्मन वन जो थे वह लगभग 600 वर्षों तक तेलुगु और तमिल क्षेत्र के उत्तरी भागों पर उन्होंने वर्चस्व स्थापित किया था। महेंद्र वन की बात करें तो महेंद्र वर्मन वन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था और पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। महेंद्र वर्मन वन किसका समकालीन था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का था और पुलकेशिन द्वितीय हर्ष का समकालीन था। तो इस तरह से महेंद्र वर्मन किससे समकालीन हो जाएंगे, हर्ष के समकालीन हो जाएंगे, समझ रहे। तो महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए परांतक वन देखिए सही तो सही है, लेकिन क्या है, इनको सीक्वेंस में सजाना है। तो सीक्वेंस की अगर बात करें तो महेंद्र वर्मन पल्लव कब से आए थे, 573 से 670 ईस्वी तक आए थे, समझ रहे। तो ये महेंद्र वर्मन वन हो गए दोस्तों। तो अब बात करें परांतक वन की, पल्लव महेंद्र वर्मन जो थे तो उन्होंने क्या किया था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय समकालीन थे, मैंने आपको बताई, और पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के समकालीन थे। अगर हम परांतक वन की बात करें तो पल्लव शासकों का सामंत था। परांतक वन कौन था, पल्लव शासकों का सामंत था। 900 लगभग जो मानी चलिए कि 900 से 955 सी तक रहा था, ईस्वी तक रहा था परांतक वन। और उसने पांड्य राज्य का अधिग्रहण करके चोल साम्राज्य पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया था। पल्लवों की सत्ता को 9वीं सदी में विजयालय ने धीरे धीरे चोलों की सत्ता से स्थानांतरित करने का प्रयास किया। उसने क्या किया था, तो विजयालय ने उसने स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। लेकिन परांतक वन था ना, परांतक वन के समय पर क्या हुआ था, चोल जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर शासन करने लगे थे। इस तरह से मैंने आपको परांतक वन के बारे में बता दी। परांतक वन 9वीं जो सदी थी, ये मान के चलिए 960 से 955 ईस्वी कहते हैं। अब देखिए इंटरप्रेट करें तो इंटरप्रेट कर लीजिए। हर्षवर्धन का समकालीन जो था बंगाल का शासक शशांक था, और शशांक की मृत्यु के बाद गोपाल शासक बना था। और गोपाल का जो लगभग उसी का जो शासन काल अगर देखें, हर्षवर्धन का, शशांक का, गोपाल का अगर देखें तो गोपाल का लगभग 750 सी के आसपास आते हैं, 750 से 770 के आसपास ईस्वी तक पाल वंश की स्थापना उन्होंने की थी। और उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल था, जो बौद्ध धर्म का मान संरक्षक था। धर्मपाल का नाम सुना ही होगा। धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार कराया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, समझ रहे ना। और नालंदा यूनिवर्सिटी का आपको पता ही होगा, हुएनसांग ने यहीं पे क्या किया था, यहीं पे इसमें एक तरह से यहाँ पर उसने विद्या भी प्राप्त की थी, पढ़ाई लिखाई भी इसमें उसने कुछ सीखने का भी कार्य किया था। ओके दोस्तों, तो अब अगर हम सीक्वेंस सजाएं, सीक्वेंस सबसे पहले हो जाएगा महेंद्र वर्मन वन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। उसके बाद आ जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। और उसके बाद हो जाएगा तीसरा, परांतक वन द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तेरे का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्लियर हो गया। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा सी, 2413, 2413 ये हो गया। ओके दोस्तों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो दोस्तों इसमें पूछा गया उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा कौन बताता है, सोचिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुंडी एक तरह से विनिमय पत्र होता था, वित्तीय माध्यम होता था, जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में व्यापार के लिए, क्रेडिट के लिए, ऋण के लिए लेन देन में किया जाता था। विदेशी व्यापार के लिए मुद्रा विनिमय के साधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। विदेशी व्यापार के लिए मुद्रा विनिमय के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, विनिमय पत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनिमय पत्र।
ये बिल ऑफ एक्सचेंज, आंसर हो जाएगा सी बिल ऑफ एक्सचेंज, आंसर क्या हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेशकर देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देशेर कथा, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देख लीजिए देशेर कथा के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्जिद की संभोग के विरोध में चेतावनी दी थी, ये तो सही है। एडवांस अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑन द माइंड ऑफ द माइंड, ये सही है स्टेटमेंट। क्यों सही है अभी मैं आपको बता देता हूँ। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग, ये भी सही है दोस्तों। अब तीसरा इसमें गलत है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, समझ में आपको आसानी से आ जाएगी, ये ज्यादा कोई टिपिकल है नहीं। जो सखाराम गणेश देवस्कर थे, सखाराम गणेश देवस्कर थे, तो वह अरविंदो के घनिष्ठ सहयोगी थे और 1904 में देशेर कथा के शीर्षक से प्रकाशित जो बांग्ला पुस्तक थी, ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी और काफी शोषण हो रहा था, तो जीती जागती एक तरह से भारतीय जनता के शोषण को दर्शाने वाला एक दस्तावेज था। मात्र 5 वर्षों में इसके 213,000 से भी अधिक प्रतियां प्रकाशन की सूचना थे, काफी प्रकाशित हुए थे। तो इससे क्या हुए, अंग्रेज भयभीत हुए और उन्होंने सन 1910 तक आते आते 1910 में इस पुस्तक पर पाबंदी लगा दी। भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए यहाँ की कृषि व्यवस्था, इसके कारीगरी और उद्योग धंधे तहस नहस हुए, तो और भारतीय जनता के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। इन सारी घटनाओं का प्रामाणिक चित्र यहाँ पर दिखाई देता है। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्जिद की जो संभोग विजय थी उसके विरोध में उसने चेतावनी दी थी, ये सही है। और इसमें इस पुस्तक ने क्या किया था, स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित करने का कार्य किया था। देवस्कर ने जो देश शब्द की बात की है थर्ड स्टेट में, तो देश शब्द का प्रयोग किया, किंतु वह पूरे भारत के संदर्भ में था, ना कि बंगाल के क्षेत्र तक सीमित था। और आपको बताऊं दोस्तों, इस पुस्तक का इतना इंपॉर्टेंस था कि इसने बंग और स्वदेशी आंदोलन को काफी प्रेरित करने का कार्य किया। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो था वह देश की बात के नाम से बाबूराव विष्णु प्राणकर, यही नाम था, बाबूराव विष्णु प्राणकर नाम था। देश की बात नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। और पहली बार 1908 में क्या हुआ था, मुंबई से इसका, फिर बाद में कलकत्ता से भी इसको प्रकाशित किया गया। हिंदी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको बता हुआ स्वदेशी आंदोलन था, बंग आंदोलन था, उसमें नुक्कड़ नाटक लोकगीत काफी इस तरह की चीजों के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया था। तो यह जो प्रेरित थे आंदोलन, वह सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक से काफी कुछ प्रेरित थे, प्रभावित थे देशेर कथा से। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। गांधी इरविन समझौता आपने पढ़ाई होगा। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जो समझौता हुआ था इसमें कहा गया था कि हिंसा के जो दोनों म्यूचुअली जो एग्री थे, तो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। और इसके कारण ये एग्रीमेंट हुआ, इसके कारण हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, तो इसके कारण क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आपको बताइए कि हिंसा के आरोपियों को नहीं छोड़ा गया था। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जो अध्यादेश जारी किए गए थे उनको वापस लिया जाएगा। हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है असहयोग, लेकिन इंग्लिश में आप देख लीजिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कई बार क्या होता है, व्यापक रूप में देखें तो कई बार सिविल डिसोबीडियंस को असहयोग के रूप में भी लिख दिया जाता है। समझ रहे? तो असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना एक तरह से अप्रोप्रिएट नहीं है जो उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन फिर भी इसका आंसर माना जाएगा। आंसर माना जाएगा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 1 और 2, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका आंसर है। 1, 2 और 4 इसका आंसर है। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि 1, 2 और 4 किस तरह से। 1, 2, 4 मैंने आपको बता दिया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। और गांधी जी ने 22 राय को कांग्रेस की तरफ से आश्वासन भी दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और 22 राय ने गांधी जी की मांग कि पुलिस अत्याचार की जांच कराई है उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए क्या था, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत था, फर्स्ट और सेकंड सही है।
तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ भी चाहिए, तो 1 2 4 आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी 1 2 और 4। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अहिंसा समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये गोपाल जो बाबा बलंगकर है, गोपाल बाबा बलंगकर है, उन्होंने क्या किया था, अस्पृश्यता का विरोध किया था, अनटचेबिलिटी का विरोध किया था, और समाज सुधारक थे, उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। उन्होंने निचली जातियों के शोषण को समझाने के लिए नस्ली सिद्धांत या रेशियल थ्योरी विकसित की थी। उन्होंने जो अस्पृश्य समुदाय के लोग थे उनको लक्षित करके क्या किया था, प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक इन्होंने प्रकाशित की, और वहीं से क्वेश्चन ये संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ए, गोपाल बाबा बलंगकर, गोपाल बाबा बलंगकर। ओके दोस्तों, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा, ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 18, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियाबाप तथा द्रोणबाप संबंध किसे निर्दिष्ट थे, किसे निर्दिष्ट करते हैं दोस्तों? अब सोचिए दोस्तों, किसे निर्दिष्ट करते हैं? ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लैंड। गुप्त काल में जैसे निवर्तन, कुलियाबाप, द्रोणबाप जैसे शब्द प्रयोग किए जाते थे, तो ये सब प्रयोग किए जाते थे भूमि माप के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा भूमि माप, आंसर क्या हो जाएगा भूमि माप या भूमाप, मेजरमेंट ऑफ लैंड, आंसर ए हो गया, आंसर क्या हो गया ए। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा अशोका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में ये सारी चीजें कही हैं, तो इसको आप अशोक, आंसर हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 तो नहीं है इसमें, 19 क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक है ना, इसमें 19 क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने देखे सारे क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी बात पर चैनल को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर लीजिए। आगे भी इसी तरह से आपको वीडियो कहीं मिलते रहेंगे और मेंस के लिए भी कई वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे।